नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों से जुड़ा हमारा यह विशेष बुलेटिन। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश के बाद अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को कर्फ्यू के दौरान घर से निकलने की इजाजत होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पहला मामला देहरादून में सामने आया है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि हाल में स्कॉटलैंड से लौटी एक 23 साल की महिला के नमूने की जांच में उसके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल जी जुड़ रहे हैं। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से सरकार का ऐलान है, इसके बाबत आपके पास जानकारी है नाइट कर्फ्यू के संबंध में? जी धन्यवाद आपका। देखिए, सुरक्षा ही बचाव है और इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है और जितनी अधिक सतर्कता बरती जा सकती है उसी के ध्यान रखते हुए सरकार ने ये निश्चय किया है कि जो आने वाला समय है, क्योंकि आने वाले समय में नववर्ष है या और इस तरह की जो गतिविधियां रहती हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसके कारण से कोरोना का प्रभाव न फैले, उसके लिए ये सुधारात्मक एक प्रिकॉशनरी कदम लिया गया है और मुझे लगता है कि ये आम जनता के हित में है। जनता को इसका सहर्ष पालन करना चाहिए। इसके अलावा गोयल साहब, एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी तो फिलहाल आने वाले 15-20 दिन किसी भी तरीके की शादी का तो मुहूर्त ही नहीं है, लेकिन इसके बाद जब एक बार फिर से शादी विवाह के कार्यक्रम शुरू होंगे तो किस तरीके से इस नाइट कर्फ्यू में तमाम जो चीजें हैं उनको इजाजत दी जाएंगी? देखिए, जैसी परिस्थितियां हैं ये हमने पिछले लॉकडाउन के समय या अन्य समय भी देखा है कि पहले से कुछ भी इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। समय की गंभीरता को देखते हुए और जो ये बीमारी है इसके फैलाव को देखते हुए कई बार निर्णय परिवर्तित करने पड़ते हैं और जो उस समय के लिहाज से सबसे अच्छा कुछ हो सकता है वो सब करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल लगता है कि जनता का स्वास्थ्य हमारी टॉप प्रायोरिटी है और उसके लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा वो सरकार करेगी। बिल्कुल विनय जी, आपने कहा जनता की जो स्वास्थ्य है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी आपकी सरकार की, लेकिन उत्तराखंड की यही जनता पूछ रही है कि आज से रात में 11 से लेकर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया, लेकिन 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा को हल्द्वानी में संबोधित करेंगे तब क्या कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा उत्तराखंड में? नहीं, वो भी सभी चीजों का भरपूर संज्ञान लेकर भरपूर सुधारात्मक और प्रिकॉशनरी जो उपाय हैं वो करते हुए ही कार्य किए जाएंगे। नहीं तो उसके बाद विनय जी, इसको थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि आपने खुद कहा प्रायोरिटी सबसे पहले हेल्थ है। प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं हल्द्वानी में 30 तारीख को, तो क्या केवल 100 लोग, आप लोगों ने उत्तराखंड में शादियों में 100 लोगों को अनुमति दी है, तो क्या रैली में केवल 100 लोग ही आएंगे? किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे? जरा ये जनता जानना चाहती है ना कि दिन में तो आप खुलेआम रैलियां कर रहे हैं। आपको ये सारी चीजों पर विचार किया जा रहा है और अभी क्योंकि ये निर्णय आज हुआ है, ये निर्णय आज हुआ है और इसके निर्णय के आलोक में आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में, तो विनय जी एसओपी आएगी उसके बारे में विस्तार से उसी समय पता चल। विनय जी, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या मैं ब्रेकिंग चला दूं कि प्रधानमंत्री की 30 तारीख को जो रैली होगी उस पर अभी विचार विमर्श होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज चूंकि ये आया है
आज चूंकि ये निर्णय आया है तो इसके बारे में निर्णय देकर और जो सारी चीजें करके, और ये चीजें कोई माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से या हमारे सेंट्रल ऑफिस से जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं वो गंभीर विचार विमर्श के बाद और उसके बाद ही लिए जाते हैं। तो ये कोई साधारण चीजें नहीं है। तो उसी गंभीरता से इस पर विचार विमर्श करके मुझे लगता है कि कभी कोई बात कही जा सकती है। नहीं देखिए विनय जी, बात आपकी मैं बिल्कुल सारी सहमत हूं, सब कुछ मान लेता हूं, लेकिन जो एक बड़ा सवाल है वो ना केवल उत्तराखंड बल्कि उन तमाम राज्यों की जनता, उन तमाम राज्यों की सरकारों से पूछ रही है जिन तमाम राज्यों की सरकारों ने रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। मुझे यह बता दीजिए विनय जी, क्या उत्तराखंड में सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कोरोना संक्रमण का खतरा है केवल? नहीं, देखिए ये कहना गलत है। देखिए जो मैं आपने पुराने भी जो हिस्ट्री देखी है, जो पिछले दिनों भी जो हुआ, तो उस समय भी नाइट कर्फ्यू रहता था, दिन में लोग मिलते जुलते थे। तो उस समय ये कहना कि साहब नहीं विनय जी, मैं दुरुस्त कर देता हूं। विनय जी मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं। जब दूसरी लहर आई थी तब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे। प्रधानमंत्री समेत तमाम राजनीतिक दलों से पूरे देश की जनता बार बार ये पूछ रही थी कि एक तरफ संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग चुनाव कर रहे हैं। तो अभी तो फिर भी आज एक बैठक हुई है चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की, लेकिन आप जिम्मेदार पार्टी हैं, आपकी सरकार जो है वो देश के अधिकतर राज्यों में है, तो इस बात की जवाबदेही भी आप ही लोगों से तय की जाएगी ना कि दिन में रैली और रात में कर्फ्यू ये कितना उचित है। नहीं देखिए, जो भी चुनाव चीजें तय करेगा, चुनाव आयोग इस मामले में प्राइम अथॉरिटी है और उसका सब पालन करते हैं। ठीक है, अगर चुनाव आयोग उसके बारे में कोई निर्णय लेगा तो लेकिन रैलियों विनय जी रैलियों की सूची चुनाव आयोग तो नहीं तय करके देता ना। नहीं, रैली की सूची तो नहीं करता, लेकिन रैली के लिए जो भी मतलब कौन रैली कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है या क्या नॉर्म्स है, मैं कई बार चैनल में भी चल रहा था, समाचार पत्रों में भी, कि उसके बारे में भी कई दिशा निर्देश चुनाव आयोग जारी करने वाला है। क्योंकि जो पुरानी जो घटनाएं हुई हैं उनसे जो चुनाव आयोग के संज्ञान में जो विषय आए हैं उसके ऊपर भी ठीक है, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं। आपकी सारी बात मैंने मान ली कि चुनाव आयोग सब कुछ तय करेगा। अंतिम सवाल, सीधा जवाब दे देगा, नेताओं की कोई जवाबदेही है कि नहीं जनता के प्रति? नहीं, सबकी जवाबदेही है। सब नेता भी तो इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल, तो उन्हें भी तो वो तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए जो देश के आम नागरिकों के लिए है, कि भीड़ न जुटाए, एक ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा ना करें। तमाम जो प्रोटोकॉल्स अन्य नागरिकों पर लागू हैं वो नेताओं पर भी लागू होने चाहिए ना विनय जी? बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी नेताओं के ऊपर अधिक जिम्मेवारी है सामान्य नागरिक से, क्योंकि वो नेतृत्व करता है। तो मुझे लगता है कि सभी उस जिम्मेवारी को समझते हुए व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से नाइट कर्फ्यू का जो निर्णय लिया गया है उसके बाद दिन में क्या कुछ जो तमाम चुनावी रैली और सभाएं हैं उन पर लगाम लगता है या नहीं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे थे। उत्तराखंड में भी अब देश के अन्य राज्यों की तरह ही आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रुक जरा अगली खबर का कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट पहुंचे। सीएम ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि ऋषिकेश की तरह कुमाऊं मंडल के लिए भी एम्स होना चाहिए। मेरी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने सहमति दी और अब 30 दिसंबर को हल्द्वानी आगमन पर कुमाऊं में एम्स का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले गंगोलीहाट हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम यहां के प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जीआईसी मैदान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने यहां पर जिले की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के दोनों मंडलों में एम्स होगा। कि हमने प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों कुमाऊं क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा सेंटर नहीं है। अगर यहां से किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उनको सीधे दिल्ली ले जाना पड़ता है। ऋषिकेश यहां से बहुत दूर पड़ जाता है। वहां पर एम्स खुला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एम्स खोला है जिसमें हजारों लोगों का वहां इलाज हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए बहुत दूर पड़ जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, मैंने उनसे कहा कि एक एम्स
हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए खोल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर 2 एम्स होंगे। अब एक एम्स ऋषिकेश में है, दूसरा एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र में खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी 30 तारीख को हल्द्वानी आने वाले हैं और 30 तारीख के उस कार्यक्रम में 30 तारीख के उस कार्यक्रम में एम्स की जो शाखा हमारे यहां कुमाऊं क्षेत्र के लिए खुलने वाली है, उसका भी वो शिलान्यास करने वाले हैं कि हमने। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर भी जो तमाम चीजें हैं उनको देखते हुए नजर आए। रुक करता है अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में सैन्य धाम के संबंध में बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, कार्यों की चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य शुरू होने में बिल्कुल भी देरी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी की जाए। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, प्रमुख सचिव एल फेनई, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, मेजर जनरल समी सबरवाल, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार और तमाम जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहे। अगली खबर अल्मोड़ा जिले से। अल्मोड़ा जिले के सलट विधानसभा में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा पहुंची। विधायक महेश जिणा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का गर्मजोशी से स्वागत किया। सलट के खुमाड़ में एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें अजय भट्ट ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा का माहौल है। उन्होंने कहा कि विजय संकल्प यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। 2022 में भाजपा दोबारा सत्ता में काबिज हो रही है। साथ ही विधायक महेश जिणा ने कहा कि इस बार 15,000 वोटों से वो जीतेंगे। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी की जनसंपर्क रैली है और जनसंकल्प रैली है और हम ये भारतीय जनता पार्टी विजय की तरफ जा रही है। 2022 में हमारी पताका इस बार 60 पार के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और सल्ट विधानसभा की जो सीट है हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में फिर एक पूर्ण बहुमत के साथ डालने जा रहे हैं और इस बार हमारा सल्ट विधानसभा का टारगेट है 15,000 वोटों से हमने जाना। यहाँ से कांग्रेस का नामो निशान हम मिटा देंगे। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का रुख अगली खबर का। बाजपुर के ग्राम बहरोनी में राजकीय इंटर कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयं सेवकों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। इस दौरान स्वयं सेवकों ने बैनर, पोस्टर और मुनादी कर लोगों को आने वाले चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर के राजकीय इंटर कॉलेज बहरैनी में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी और स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी धर्मेंद्र बसेड़ा के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। हमें अपने देश को ग्रो करने के लिए उधम सिंह नगर में प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का एक तिथिवार समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत हम राजकीय इंटर कॉलेज बरहनी के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक विगत कई समय से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं, मेहंदी लगा करके बहनों को जो है प्रोत्साहित किया है कि आप मतदान जरूर करें। आज हम लोग यहाँ पर इसी कार्यक्रम के तहत मुनादी एक शब्द है जिसके तहत हम लोग जो हैं ये कार्यक्रम चला रहे हैं। मुनादी में हम लोगों को थालियां बजा करके, ढोल बजा करके, नगाड़े बजा करके उनको जो है सूचना दे रहे हैं कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग सब लोग वोट डालें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनाव के नजदीक आते ही ग्रामीणों का क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। ग्रामीण सरकार को चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। डोईवाला के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र धारकोट और लडुआ कोट के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की डोईवाला विधानसभा के कई गांवों में आज भी सड़क नहीं पहुंची है। ग्रामीण
काफी लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांग पर सरकार और प्रशासन कोई विचार नहीं कर रहा। आखिर में ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनाने पर आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में वोट न देने का फैसला लिया है। देखिए, जो लड़वाल कोट के लोगों का संघर्ष है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य जो बना है उसकी जो बुनियाद है पहाड़ में विकास के लिए को लेकर रखी गई थी, परंतु आज भी हमारे यहाँ पहाड़ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो हमारे लिए खेत की बात है। आज ग्राम प्रधान लड़वा कोट के नेतृत्व में यहाँ पर ग्रामीण आए हैं, हम भी उनके समर्थन में उनके साथ यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। उनका कहना ये है कि ये सड़क लड़वा कोट गांव जहाँ पे उनके घर बने हुए हैं वहाँ तक स्वीकृत हुई थी, लेकिन परंतु उस गांव से 4 किलोमीटर पहले तक वो माइलस्टोन लगा दिया गया है, जहाँ पर लड़वा कोट का माइलस्टोन लगा दिया गया है 4 किलोमीटर पहले, और इस सड़क को वहीं पर समाप्त किया जा रहा है। वो बहुत गलत है। ये सड़क उन गाँव वासियों के लिए बनी है। इसकी जो सड़क की जो सारा काम जो है वहाँ तक होना चाहिए और इसको सरकार को अब स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहाँ तक सड़क बनेगी। देखिए, जो लड़वाल कोट के लोगों का संघर्ष है, मैं सबसे पहले विकासनगर विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। ये जानकारी उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद दी है। वहीं इस मौके पर सुरेंद्र कुकरेती, नरेंद्र कुकरेती और कई अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। रुड़की के शेरपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुए सैनी सम्मेलन के आयोजक साहब सिंह सैनी द्वारा धरने उनकी पत्नी और बेटे के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछे जाने पर मीडिया कर्मियों से अभद्रता करते हुए उनसे धक्का मुक्की की। इस संबंध में पत्रकारों ने तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि संगठनों ने मांग करते हुए चंद्रशेखर चौक पर पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी का पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। रुख अगली खबर का। रुद्रपुर की एचपी कंपनी के मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ 100 दिनों से अधिक समय होने पर हल्द्वानी में पकोड़े और आलू बेचकर प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। एचपी कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी के उन्हें रोजगार से हटाए जाने को लेकर कई बार वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिल चुके हैं, बावजूद आज तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी दौरे को लेकर वो किसी न किसी माध्यम से कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाएंगे। धरनारत हुए एलसी कार्यालय में 117 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन ये शासन, ये प्रशासन कोई भी हमारी चीज़ों को सुनने के लिए राजी नहीं है। और हमने जो है शासन में, प्रशासन में हर जगह अपनी गुहार लगाई है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हम 5 बार मिल चुके हैं, उनको अपना ज्ञापन भी दिया, लेकिन उनके द्वारा धरातल पर कोई काम इसमें नहीं किया जा रहा है। और आज हमें जो है विवश होकर यहाँ पर पकौड़े तलने के लिए आज हम लोग सब बेरोजगार विवश हो चुके हैं। आज हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। 38-40 साल की उम्र में कंपनी ने हमें कंपनी से निकाल दिया है। तो ऐसी हालत में आज जो प्रधानमंत्री जी बातें करते थे 2 लाख रोजगार देने की, 2 करोड़ रोजगार देने की, वो आज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिनका रोजगार था उनका रोजगार भी छीन चुका है। धरनारत हुए एलसी कार्यालय में। रुख अगली खबर का। हरिद्वार में भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर नशे को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें स्मैक, चरस, गांजा जैसे नशे को लेकर एक अभियान शुरू किया है। और सामाजिक सेना के अध्यक्ष विनोद गिरी महाराज जी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी स्मैक में पूरी तरह से लिप्त होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी स्मैक जैसे गांजे को अपने जीवन में उतार रही है। हरिद्वार धर्म नगरी में कैसे नशा मुक्ति अभियान चले, इसको लेकर आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन सौंपा। वहीं भैरव सेना के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा कि हम लगातार नशे को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए भैरव सेना के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस अभियान को जारी रखेंगे जब तक हरिद्वार धर्म नगरी नशा मुक्त नहीं होती। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।